सभी साथियों को नमस्कार। आज हम हमारे जो अतिथि शिक्षक साथी हैं कई दिनों से ये मैसेज कर रहे थे कि इस कामगार क्रांति आंदोलन में अतिथि शिक्षकों की बात भी होनी चाहिए, उनके नियमितीकरण, उनके रोजगार की बात भी होनी चाहिए। बड़ी संख्या में लोगों के फोन आए, बड़ी संख्या में व्हाट्सएप मैसेज आए, फेसबुक पर भी उनके संदेश थे। हमने इन तमाम सारे साथियों से पहले भी कहा और कई लाइव आने जब हम आए हैं तब भी हमने अतिथि शिक्षकों का जिक्र किया है और इस बात को उन्हें समझाने की कोशिश की है कि ये जो कामगार क्रांति आंदोलन है और उसकी जो मुख्य मांग है, उस मांग को आप समझिए, पढ़िए और तो आप पाएंगे कि ये आंदोलन आपका भी आंदोलन है। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है नियमित रोजगार, नियमित नौकरी और न्यूनतम 21,000 रुपये वेतन। साथ ही सरकारी कामकाज में से कंपनी राज खत्म करना, ठेकेदारी खत्म करना, ये हमारे कामगार क्रांति आंदोलन के मुख्य मुद्दा है। अब ये मुख्य मुद्दा हमने इसलिए बनाया है कि कई 2-3 साल के लगातार सक्रियता और संघर्ष के बाद हमने ये देखा कि पूरा सरकारी कामकाज सरकार ने ऐसी नीतियां बनाकर अस्थायी आउटसोर्स कर दिया है, पूरे सरकारी सेक्टर को कंपनी और ठेकेदारों के हवाले कर दिया है या अधिकारियों के रहमो करम पर छोड़ दिया है, जहां बड़ी संख्या में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी काम करते हैं, जो लाखों में हैं, जो अलग अलग नामों से काम करते हैं। अगर आप स्कूल की ही बात करें, आज अगर स्कूल अतिथि शिक्षकों की बात करें तो उसी स्कूल के अंदर अतिथि शिक्षक की नौकरी असुरक्षित है। उसी स्कूल के अंदर आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर, उसकी नौकरी असुरक्षित है। उसी स्कूल के अंदर आउटसोर्स व्यावसायिक प्रशिक्षक है, उनकी नौकरी असुरक्षित है। उसी स्कूल के अंदर अंशकालीन भृत्य है, अस्थायी पालक शिक्षक संघ के जो भृत्य है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उनकी नौकरी असुरक्षित है। उसी स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाने वाली जो रसोइया, उनकी नौकरी भी असुरक्षित है। ये जो पूरी नौकरियां जो असुरक्षित की गई हैं सरकार की तरफ से, इन असुरक्षित नौकरियों को नियमित कराने की लड़ाई है कामगार क्रांति आंदोलन, जो 12 अक्टूबर को भोपाल में इसका बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। अब अतिथि शिक्षक बहुत बड़ी संख्या में है, वो बेचारे बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से। ज्यादातर अतिथि शिक्षक हमको भी जानते हैं, हम समय समय पर उनके साथ रहे हैं। अतिथि शिक्षकों के साथ बाकी बहुत अन्याय हुआ है। उनको सरकार ने, बहुत सारे नेताओं ने उन्हें इस्तेमाल किया है, फुटबॉल की तरह उपयोग किया है और छोड़ दिया है। वो बहुत उनके अंदर बहुत बड़े स्तर पर निराशा है, जबकि ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं,
मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, अगर ये चाहें तो अपने रोजगार को सुरक्षित करा सकते हैं, लेकिन संघर्ष की सही दिशा न मिलने के कारण, सही दिशा में इनका संघर्ष नहीं हुआ, इसके कारण पिछले 15 साल से 20 साल से सरकार इनके साथ अन्याय करती हुई चली जा रही है। और नौकरियों में जो अन्याय की प्रथा शुरू हुई है, जो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो सरकार ने पहला प्रयोग स्कूल अतिथि शिक्षक के रूप में किया था। सबसे पहले अतिथि शिक्षक के नाम पर जो व्यवस्था बनाई गई स्कूलों के अंदर, सरकार ने देखा कि ये व्यवस्था तो सही से चल रही है, कोई विरोध नहीं हो रहा, कहीं किसी को कोई ऐतराज नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने आउटसोर्सिंग की और दूसरी अस्थायी व्यवस्था की। तो अतिथियों को सरकार ने प्रयोग के तौर पर रखा। जब विरोध नहीं हुआ तो उन्होंने पूरे सरकारी सेक्टर के अंदर क्लास 4 और क्लास 3 को अस्थायी आउटसोर्स कर दिया। अब अतिथियों के साथ क्या हुआ? अतिथि शिक्षक बेचारे लड़ते रहे, वो बड़ी संख्या में भोपाल में भी इकट्ठे हुए, अपनी बात की, सरकारों का कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लोगों के अंदर भी, समाज के अंदर भी अतिथि शिक्षकों के प्रति जो लोगों की सिंपैथी और हमदर्दी होनी चाहिए, तो वो भी हासिल नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि सरकारें बार बार, और हमारे अतिथि शिक्षक संगठनों के लोग भी बार बार सरकार के पास गए। सरकारों ने बयान दिया कि हमने उनको 25% नौकरियों में आरक्षण दे दिया है, 50% दे दिया है, उनके लिए ये कर दिया, उनके लिए वो कर दिया। और इस तरीके से सरकार ने समाज के अंदर ये संदेश दे दिया कि अतिथि शिक्षकों के लिए तो सरकार ने बहुत कुछ कर दिया। और इन्हीं संदेशों के बीच में सरकार ने एक व्यवस्था बना दी। अतिथि शिक्षकों की भर्ती के अंदर आज स्थिति ये है कि हर सत्र में पुराना अतिथि शिक्षक घर बैठ जाता है, नया अतिथि स्कूल में आ जाता है। 5 साल, 7 साल, 10 साल स्कूल में पढ़ाने का काम करने वाले बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक घर पर बैठे हुए हैं। ये एक बड़ी समस्या है और सरकार ने ये एक सिस्टम बना दिया। हम लोगों ने, हमारे अतिथि शिक्षकों ने भी खूब तालियां बजाई जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके कार्यक्रम में ये घोषणा की कि हम आपको अतिथि शिक्षकों को 25% आरक्षण देते हैं। 25 को बढ़ाकर फिर अगले बार 50 किया गया और हम सब लोगों ने खूब तालियां बजाई। इस 25-50 % आरक्षण में कितने अतिथि शिक्षक सरकारी शिक्षक बन पाए, पात्रता परीक्षा के जरिए स्कूल में पहुंच पाए? बहुत कम। अगर पूरे प्रदेश का आंकड़ा इकट्ठा कर लिया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 1000-1500 अतिथि शिक्षक पहुंचे हैं लाखों अतिथियों में से। तो मांग ये थी, होनी चाहिए थी कि भाई हमको आरक्षण नहीं चाहिए। आरक्षण का कोई मतलब नहीं बचा है आज के समय में, क्योंकि जब सरकार ने शिक्षकों के पद ही खत्म कर दिए, शिक्षकों की भर्ती ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको अगर 100% भी आरक्षण दे दिया जाएगा तो भी आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे।
तब आपकी मांग ये होती है कि भाई अतिथि शिक्षकों को भी एक अलग कैडर बनाकर, जो मांग हम आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी के लिए कर रहे हैं, कि एक अलग कैडर बनाकर, जैसे गुरुजी वाला जैसा कैडर बना दे और 12 महीने का सेवा काल दिया जाए, एक फिक्स वेतनमान कर दिया जाए, आपका जो मिल रहा है उसको फिक्स कर दिया जाए। एक अलग कैडर बनाकर आपकी नौकरी को सुरक्षित किया जा सकता है यदि सरकार चाहे तो, लेकिन सरकार ने ये नहीं चाहा। सरकार 25-50% आरक्षण देने की बजाय एक विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर वो कहती है कि हमारे यहाँ 1 लाख शिक्षकों के पद खाली है, इसमें से 50,000 अतिथि शिक्षकों के लिए जो उनकी विभागीय परीक्षा लेकर भरे जाएंगे। ऐसी व्यवस्था सरकार कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। तो कुल मिलाकर सरकार ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और आप इस धोखे को नहीं समझ पाए हैं और न समझ पा रहे हैं। दुखी जरूर है, आप सरकार की नीतियों से परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आपके बारे में अच्छा निर्णय हो, लेकिन आप सरकार पर जितना बड़ा दबाव बनाना चाहिए उतना बड़ा दबाव बनाने में आपका नेतृत्व असफल रहा। मैं आपके साथ कई बार रहा। मैंने 2019 में पहली बार आपकी एक तिरंगा यात्रा निकली थी सीहोर से, याद हो। जगदीश शास्त्री आपके बीच में काम करते थे, आपके नेता थे, जो आजकल बहुत बड़े कथावाचक हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ रहते हैं। वो जगदीश शास्त्री जिसको आप सब लोग जानते होंगे, वो ईमानदारी से आपकी बात को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन आपके बीच में भी तमाम सारे गुट हैं, ये है वो है, उसको भी निराश कर दिया। वो अपनी पंडिताई में चला गया। आज वो बहुत बड़ा पंडित है। जब तिरंगा यात्रा निकाली थी उस समय कमलनाथ जी की सरकार थी और वो आपका बड़ी ऐतिहासिक थी और सरकार पर उसका दबाव भी था, लेकिन आपके अंदर जो गुटबाजी थी, उस गुटबाजी की भेंट वो भव्य तिरंगा यात्रा भी चढ़ गई। वरना उसी दिन और उसी दिन पहली बार अतिथि शिक्षकों ने 12 माह के सेवा काल की बात सरकारी क्षेत्र से सुनी थी, सरकारी महकमे के अंदर से सुनी थी, शिक्षा विभाग से, कि 12 माह के सेवा काल के बारे में सरकार के अंदर, शिक्षा विभाग के अंदर कोई बातचीत चल रही है, कोई फाइल चल रही है। अगर 12 महीने का सेवा काल मिल जाता है तो निश्चित रूप से अतिथि शिक्षक एक तरीके से नियमित शिक्षक की तरह का दर्जा हासिल कर लेते। रहा सवाल उसके बाद में अन्य सुविधाओं का, भत्तों का, वेतन का, वो बात की चीज थी। पहली बार आपको 2019 में 12 माह के सेवा काल की बात सुनने को मिली थी। ये बात आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, वो बात आई गई होगी। अब आपके साथ क्या हो रहा है? अभी सरकार का रुख आपके प्रति कोई अच्छा नहीं है। अभी तक उसने आपके बारे में कोई भी पॉजिटिव निर्णय नहीं लिया है और न लेने की दिशा में सोच रही है, ऐसा कोई आश्वासन मिला है। उल्टे आप लोगों के ऊपर ई अटेंडेंस थोप दी गई है। वो ई अटेंडेंस उन प्रिंसिपल के लिए नहीं है, वो डीओ के लिए नहीं है,
उन उच्च श्रेणी शिक्षकों के लिए नहीं है कि 1.5-2 लाख रुपए वेतन लेते हैं। ये ई अटेंडेंस किस पे थोपी गई है? स्कूलों के अंदर अतिथि शिक्षकों पर थोपी गई है, व्यवसायिक शिक्षकों पर थोपी गई है, हमारे आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर पर थोपी गई है, उस चपरासी पर भी ई अटेंडेंस थोपी गई है जिसको 5,000 रुपए सरकार देती है। सरकार जो है आप जैसे छोटे लोगों को डरा रही है, दबा रही है और आपके बारे में कोई बात नहीं कर रही। जब आप सरकार के ऊपर ज्यादा दबाव डालते हैं, आंदोलन करते हैं, तो आपको जवाब क्या मिलता है? आपको शिक्षा मंत्री का बयान याद होगा जो पिछले साल आपने जब प्रदर्शन किया था, जब उन्होंने बयान दिया था। क्या बयान था? उन्होंने कहा था कि भाई आप, इनका नाम क्या है? अतिथि शिक्षक। अतिथि मतलब बाहर के लोग। अब बाहर के हो तो क्या घर पे कब्जा कर लोगे? यही बयान था शिक्षा मंत्री का। मैं आज अपने पेज पर लोड कर दूंगा, एक बार और सुन लेना। अगर शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद भी आपके अंदर गुस्सा नहीं पैदा हुआ तो अब फिर आपको गुस्सा कब आएगा? और जो बयान उस शिक्षा मंत्री ने दिया है जो मध्य प्रदेश में खुद बाहर के हैं, वो मध्य प्रदेश के नहीं है। उन्हें मध्य प्रदेश में 150-200 साल बसाया गया है, अंग्रेजों ने बसाया है अपने उन लोगों को। कई क्षेत्रों में बसाया है अंग्रेजों ने अपने लोगों को, और उन क्षेत्रों में खासकर जहां अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, वहां अंग्रेजों ने अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों को बसाया था। उनमें से हमारे शिक्षा मंत्री जी का भी परिवार है, क्योंकि नरसिंहपुर पूरे महाकौशल में लोधी समाज द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा स्वाधीनता आंदोलन शुरू किया गया था। छिंदवाड़ा की तरफ आदिवासियों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह चल रहा था, तो उसको दबाने के लिए ये लोग बाहर से लाके अंग्रेजों द्वारा बसाए गए थे। तो जो व्यक्ति खुद बाहर का है, वो हम लोगों को, हमारे अतिथि शिक्षकों को, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के गांव देहात में रहते हैं, उनको बाहरी बता रहा है, घुसपैठिए बता रहा है। आपकी तुलना घुसपैठिए से की, और उसके बाद आपको गुस्सा नहीं आया। गुस्सा क्यों नहीं आया? कि आपके शरीर के अंदर कोई खून नहीं था। आप युवा हैं, आप चाहते तो अपने शिक्षा मंत्री को, जिसने आपको घुसपैठिया कहा,